Hello guys, welcome to my SY Education Formation channel. Today I am present NCERT pattern chapter 5 जल, जो कि हमारे सीटेट एग्जाम में जो सिलेबस में जल एवं वायु सारे दिया हुआ है। तो मैं चैप्टर वैसे एनसीईआरटी के पैटर्न पे सब कवर कराना चाहते हैं। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करना न भूलें और इसी तरह की मैं मटेरियल लेकर के आप के लिए प्रोवाइड करती रहूंगी। चलिए देखते हैं, हमारा ये 5 चैप्टर जल से रिलेटेड है और कहा जाता है कि जल वही शुद्ध होता है जो रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन होता है। तो इसके बारे में हम कुछ चर्चा करना चाहते हैं और जल के बारे में बताएंगे और ज्वार भाटे के बारे में चर्चा करेंगे। और जल जो है कहाँ पर अधिक, धरातल पर कितने परसेंटेज मात्रा में जल पाया जाता है। और कहा जाता है कि मतलब 3 तिहाई भाग धरातल पे जल है और एक भाग क्या है, ये है धरातल है, फिर भी जल की कमी की कारण क्यों बनी होती है। तो चलते हैं देखते हैं, हम इस पर डिस्क्रिप्टिव इसके बारे में जानना चाहते हैं। यहाँ पे देखेंगे जो है जल के बारे में सोचने पर जो है आपके मस्तिष्क में एक ऐसा मस्तिष्क पटल पे छा जाता है कि जलप्रपात, वर्षा का रिमझिम पानी और नलकूपे के जल जो है, और जो है बच्चे जो है वर्षा भर जो है गड्ढे में कागज के नाव बना करके तैराते रहते हैं। तो ईटीसी ऐसे जो है जल में जो है, और शाम को देखेंगे आपकी गड्ढे का जल क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो ऐसा क्यों, ये संघनन की क्रिया होती है, जैसे कि चित्र के माध्यम से हम आपको यहाँ पर प्रेजेंट करना चाहते हैं कि जल चक्रण के कारण ये होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे जब सूर्य निकलेगा और समुद्र एवं तालाब हो चाहे गड्ढे में थोड़े बहुत जल के पानी रुके होते हैं, तो वह गर्म हवा आती है और जल में जाती है, जल को अवशोषित करके वह ठंडी हो जाती है और ऊपर जाके उड़ के जाती है, बादल बनती है और वह संघनित होकर के वर्षण के रूप में फिर धरातल पर किस किस रूप में आती है उसे हम बताते हैं। वह धरातल पर जो है वर्षा के रूप में और ओस के रूप में और तुषार के रूप में वह नीचे फिर वापस आती है। तो ये जल की प्रक्रिया ही से जल चक्रण कहते हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं, आ जाते हैं यहाँ पर देखेंगे हमारा इस डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। अफ्रीका में कौन सी नदी है, एशिया में कौन सी, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग नदी पड़ती है और एशिया में जो है मोस्ट चीज बता रहे हैं, ये यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा नदी, वांगयू नदी, कैस्पियन सागर भी है, यहाँ पर काला सागर है, लाल सागर अफ्रीका में, और विक्टोरियन झील, कांगो नदी अफ्रीका में पड़ती है, नाइजर नदी भी है, वो मध्य सागर है। टीसी आ जाते हैं यहाँ पर दक्षिण अमेरिका में देखेंगे अमेजन नदी है और कैरिबियंस हमारे सागर है यहाँ पे। तो एज आप देख लेंगे प्रशांत महासागर एज यहाँ पे हो जाएगा, प्रशांत महासागर है। और ये जो है देखेंगे दक्षिण अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर है, ये ऊपर है उत्तरी महासागर, पूर्वी महासागर, पश्चिमी महासागर, ईटीसी आप देख लेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ज़्यादा जल्दी मैं कवर करना चाहती हूँ, जल्दी लंबी वीडियो लेंदी हो जाती है। तो देखेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा करके आपको एनसीईआरटी पैटर्न की, यहाँ पे देखेंगे एनसीईआरटी लिखा हुआ है, तो एनसीईआरटी पैटर्न पे बुक नोट्स हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, आप सभी लोग तक प्रोवाइड हो जाए। और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट एक कर रही हूँ कि यदि आपको ये वीडियो मिल जा रही है, आपको फ्रेंड को नहीं पता, आपके फ्रेंड भी यूपी टेट से कर रहे हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो का लिंक उन्हें सेंड करिए और वो भी इस वीडियो को देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसका लाभ उठाएं। ठीक है, जल का विवरण देखेंगे। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर जो है थल की अपेक्षा जल अधिक है तो इसमें जल की कमी क्यों होती है, तो यहाँ पे विवरण दिया हुआ है, आप देख लेंगे। महासागर में 97.3 जल पाया जाता है, बर्फ क्षेत्र को 0 to 0 पाया जाता है। नेक्स्ट है भूमिगत जल जो है 00.68 है, झीलों का अलवड़ जल जो होता है 0.009 है, और स्थली समुद्र एवं जो है नमकीन झीलें पाई जाती है, इसमें 0.009 पाई जाती है। और फिर इसके बाद देखेंगे वायुमंडल में 0.0019 एंड
नदियों में जल पाया जाता है 0.001 और टोटल 100% जल पाया जाता है यहाँ पे। अब देखेंगे क्रियाकलाप के माध्यम से, यहाँ पर आप देख लेंगे जैसे यहाँ पे एज हम कर रहे हैं आप समझ लेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं कि देखेंगे यहाँ पे कि द वाटर यू ड्रिंक। नेक्स्ट है गंगा अमांग 10 ड्राइज रिवर। और नेक्स्ट है यहाँ पर कि महासागरी परिसंचरण। और इसमें देखेंगे समुद्री तट पर नंगे पैर चलते समय कुछ जादुई सी अनुभूति होती रहती है। और पुलीन पर जो है नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में जो है लवड़ी गंध, लहरें, संगीत सब कुछ समूहित होती है, इसमें समाहित होती है, होने वाले प्रतीत होता है। और ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है और यह कभी भी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है: तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। 3 तरह से उसमें तरंग उठती है, ज्वार भाटे आते हैं, धाराएं चलती हैं। ठीक है, महासागर है। इस देखेंगे यहाँ पे तरंग के बारे में हम बताना चाहते हैं कि समुद्र तट पर जो है गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है। यह दृश्य जो है आपको एज हम बताना चाहते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ जो है गेंद तट पर वापस लौट आता है और तब महासागरीय सतह पर जो है जल लगातार उठता है और गिरता रहता है। तो इसमें कहेंगे कि समुद्रों में ज्वार भाटा 2 बार आते हैं, जल के चढ़ाव को ज्वार, उतराव को भाटा कहते हैं। ठीक है, ईटीसी। और ये तो हम तरंगों के बारे कह रहे हैं बात। यहाँ पे चित्र है, देख लें। तरंग तूफान जो है, तूफान में तेज वायु में चलने वाली विशाल तरंगे उत्पन्न होती है और उसके कारण अत्यधिक विनाश भी हो सकता है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार एवं जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापन होता है और इसके परिणाम स्वरूप 15 लीटर तक की ऊंचाई वाली जो है विशाल ज्वारी तरंगे उठ सकती है और इसे हम सुनामी कहते हैं। एज देखेंगे विशाल सुनामी जो है 150 मीटर मापा गया है और तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक की गति से चलती है। और 2004 के सुनामी में भारत के तटीय क्षेत्रों में जो है अधिक विनाश हुआ था और सुनामी के बाद जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गई थी। तो एज आप पूछेगा कि किस सुनामी में जो है इंदिरा पॉइंट डूब चुकी थी, तो 2004 के सुनामी जो उठी थी भारत के तटीय क्षेत्रों में जो है बहुत ज़्यादा विनाश हो चुका था। एज यहाँ पे देखेंगे सुनामी आप पढ़ लेंगे। 26 दिसंबर 2004 के हिंद महासागर में सुनामी तरंगे जो है पोषराय तरंगे के कारण जो है अत्यधिक विनाश हुआ था और इसके बारे में पूरा डिटेल्स आप पढ़ लेंगे। ठीक है, एज ए जो है सुनामी लगभग 800 किलोमीटर घंटे की गति से आई थी, जिसकी तुलना में व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है। ठीक है, एज आप देख लेंगे। ये हमारा पर्यावरण के बारे में हम आपको पढ़ा रहे हैं। एज देखेंगे, एज ये भी आप देख लेंगे। नेक्स्ट तमिलनाडु के तट पर सुनामी द्वारा विनाश हुआ था, क्या क्या ये सारा दिया हुआ है, पोज कर दे रहे हैं, आप देख लेंगे। और नेक्स्ट देखेंगे ज्वार भाटा। अभी मैं बताई थी कि ज्वार भाटा के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो ज्वार भाटा के बारे में हम चर्चा कर देते हैं। देखिए, हम बताएं एज कि आपको ज्वार भाटा दिन में 2 बार आते हैं और ये नियम से महासागरी जल के उठना एवं गिरना होता है। उठने को ज्वार और गिरने को भाटा कहलाता है। और जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठने वाले जल जो है तट के बड़े हिस्से को डुबा देता है तब उसे हम ज्वार कहते हैं। ठीक है, जब जल अपने न्यूनतम स्तर तक आ जाता है तो उससे उस तट से पीछे चला जाता है तो उसे हम भाटा कहते हैं। ठीक, ऐसे समझ गए होंगे। ऐसे चित्र में आप देखेंगे लघु ज्वार होता है। लघु ज्वार के मतलब होता है यहाँ पर सूर्य और पृथ्वी चंद्रमा होते हैं। ठीक है, बीच में पृथ्वी होती है और एज यहाँ पे देखेंगे बीच में नहीं, इसके ये समकोण पे होती है। ठीक है, तब तो लघु ज्वार आते हैं। जब बिल्कुल सीधे बीच में चंद्रमा आ जाता है और सूर्य चंद्रमा पृथ्वी होता है तो बृहद ज्वार आता है। और सूर्य पृथ्वी चंद्रमा होता है, ठीक है, तो इस समय दोनों टाइम पीरियड्स बन जाते हैं बृहद ज्वार। लघु ज्वार भाटा एवं बृहद ज्वार 2 तरह से आते हैं। ठीक, एज में देख लेंगे। एज आप ये पढ़ लेंगे पोज करके, इतना तो मैं बता दी। ठीक है, और यदि
स्टूडेंट गाइज मेरा अगर समझाने की शैली टेक्निक आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट में कर सकते हैं। जैसे कि एक लोग हैं बार बार कह रही हैं कि मैम आप कवर करिए पूरा, तो ऑफकोर्स मैं वीडियो बना रही हूँ तो टोटल एनसीईआरटी के पैटर्न की मैं पूरा कवर करूँगी। ठीक है, मैथ के भी कवर करूँगी, मैथ के भी मेरे पास है। ठीक है, सिलेबस तो एनसीईआरटी पैटर्न के यहाँ पे देखेंगे महासागरी धाराएं। महासागरी धाराएं क्या है, तो इसमें जो है महासागरीय धाराएं हैं। महासागरीय जो है धाराएं निश्चित दिशा में है और महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं हैं। और जो है महासागरीय धाराएं गर्म ठंडी हो सकती है। समांतर रूप से गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखी के निकट जो है उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। ठंडी धाराएं ध्रुवों एवं उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय एवं निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं जो होती है शीत जलवायु होती है। अब पूछ देगा कि लेब्राडोर जलधारा जो है ठंडी है कि गर्म है, तो ठंडी होती है लेब्राडोर की जलधाराएं। जब गल्फ स्ट्रीम की गर्म धाराएं होती है तो महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। ठीक है, किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित कर देती है और गर्म धाराएं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है और जिस स्थान पर जो है गर्म एवं शांत धाराएं मिलती हैं वह उस स्थान पे विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। मत्स्य पालन के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। जापान के आसपास के उत्तरी अमेरिका के में जो है पूर्वी तट के कुछ उदाहरण हैं जहाँ पर जापान में लोग मछली का पालन करते हैं और मछली चावल खाते हैं, सभी लोग को पता है। यहाँ पे हम देखेंगे एज में दिया हुआ है, आप इसको देखेंगे महासागरीय धाराएं के बारे में डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है। तो एज आपको लग रहा हो चित्र सॉफ्ट नहीं दिख रहा होगा और हमें भी मैं बता दे रही हूँ थोड़ा सी एज स्टूडेंट यहाँ पे क्लीन कुछ पता नहीं चल रहा है, इसलिए मैं आपको सॉरी बता नहीं सकती। जलधाराओं के बारे में है। उत्तरी विस्वती धाराएं में दक्षिण विस्वती धाराएं चलती हैं, उत्तरी विस्वती धाराएं चलती हैं। और जो है उत्तरी प्रशांत अपवाह होते हैं और यहाँ पे और धाराएं तो बहुत सारे हैं। लेब्राडोर की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम है और हम चलिए इस धाराओं के कुछ ट्रिक बना के बता देंगे। ठीक है, हम बोले क्यों बगुला केला फेंक रहा है, तो ऐसे ट्रिक और है मेरे पास, मैं ट्रिक बता दूंगी अलग से। जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती है वहाँ पर कुहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप जो है नौ संचालन में जो है बाधाएं उत्पन्न होती हैं। अब यहाँ पे जो प्रश्न है वर्षण क्या है, जलचक्रण क्या है, आप देख लेंगे एज बच्चों के लिए दिया है जो एनसीईआरटी पैटर्न पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव किस तरह से बन रहे हैं यहाँ पे देखेंगे एज इसके उत्तर आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर मुझे ज़रूर दीजिए।